तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रिजवान और मैं आप सबकी भेजी गई हॉरर स्टोरीज को नरेट करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें हमेशा खुश और आबाद रहें और ऐसे ही हमारी हॉरर स्टोरीज फैमिली के साथ जुड़े रहें। हमेशा की तरह आज की एपिसोड भी बहुत इंटरेस्टिंग और डरावनी होने वाली है। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा और सपोर्ट के लिए अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर इस वक्त आप अकेले हैं तो खिड़कियों के आगे पर्दे देकर अपने आसपास हिसार बांध लें, क्योंकि कहा जाता है कि जब इन मखलूकात का जिक्र होता है तो ये बड़ी दिलचस्पी से आपके करीब आ जाती हैं और अपनी बातें सुनने लगती हैं। बढ़ते हैं वाकयात की जानिब। आज की एपिसोड का पहला वाकया साइमा ने भेजा है, जो रसूल नगर से बिलोंग करती हैं। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम रिजवान, कैसे हैं आप? मैं आपकी नई सब्सक्राइबर हूं और मुझे कुछ ही दिन पहले आपके YouTube चैनल का पता चला। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। जब हम आपके एपिसोड देखते हैं तो बाकायदा उस कहानी को फील कर रहे होते हैं। अल्लाह आपको बहुत तरक्की से नवाजे। आज जो वाकयात मैं आपसे शेयर करूंगी, ये सारे वाकयात मेरी नानी के घर के हैं। मेरा नाम साइमा है और मेरा ताल्लुक़ रसूल नगर से है। मेरा पूरा ख़ानदान यहीं रहता है और हम लोगों का शुमार रसूल नगर के पुराने लोगों में होता है। यहाँ पर जो मेरी नानी का घर है वो काफ़ी पुरस्रार है, जहाँ जिन्नात और ऐसी कई मखलूक़ात आबाद हैं। बस यही वजह है कि हम उनसे मिलने तो चले जाते हैं, लेकिन रात रहने से बहुत कतराते हैं, क्योंकि उस घर में अब तक मेरी कई कज़न्स के साथ अजीबोगरीब वाक़यात पेश आ चुके हैं। लेकिन अभी वक्त की कमी होने की वजह से मैं सिर्फ वो वाक़यात शेयर करूँगी जो मेरे साथ पेश आए। ये घर हमारे घर से कुछ ही फासले पर है, जिसे 19s के दौर में पाकिस्तान बनने से भी पहले बनाया गया था। पुरानी लकड़ी के दरवाजे, मोटी दीवारें, जिसे देखकर इंसान उसी दौर में चला जाए। हुआ कुछ यूं कि आज से 2 साल पहले मेरी खाला की बेटियां यहाँ छुट्टियां गुजारने आईं। हम भी नानी के घर मौजूद थे। जब रात को वापस आने लगे तो मेरी एक कज़न, जो कि मेरी हम उम्र थी, जिद करने लगी कि तुम भी रात यहीं रुको। इसलिए उसके इसरार पर मैं वहीं रुक गई। रात देर तक हम बातें करते रहे, खूब हंसी मजाक अल्लाह गुल्ला किया, जिसके बाद सब सोने के लिए चले गए। मैं और मेरी वो कज़न एक ही कमरे में सो रहे थे। उस कमरे के बीच एक और दरवाज़ा था जो दूसरे कमरे से जा मिलता था, जहाँ मेरी बाकी कज़न्स और खाला सो रही थीं। जो लोग गांव और पुराने इलाकों से स्टोरी सुन रहे हैं वो इस नक्शे को ठीक से समझ पाएंगे। मेरी कज़न सो चुकी थी और मुझे बेचैनी की वजह से नींद नहीं आ रही थी। मैं करवटें बदलती रही, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। वैसे मैं जल्दी सोने की आदी हूँ, लेकिन उस रात न जाने क्यों मुझे अजीब सी बेचैनी और घुटन हो रही थी। रात के तकरीबन 12 से 1 के दरमियान मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे घर के बरामदे में कोई सिसकियाँ लेकर रो रहा है। इस आवाज़ को मैं साफ सुन पा रही थी, जो काफ़ी ऊंची थी, लेकिन जब इस पर गौर किया जाता तो ये आवाज़ फ़ौरन मध्यम हो जाती। मैं खुद को दिलासे देती रही कि कोई बिल्ली हो सकती है, क्योंकि अक्सर रात में बिल्लियाँ रोती हैं। लेकिन जो ही वक्त गुजरता गया, ये रोने की आवाज़ बहुत अजीब होती चली गई। इस आवाज़ को बर्दाश्त करने के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि सर्दियों की रात थी और बाहर शदीद ठंड पड़ रही थी। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं लिहाफ से बाहर निकलूं और देखूं कि कौन रो रहा है। काफ़ी देर तक मैं ऐसे ही अपने बिस्तर पर लेटी इस आवाज़ को सुनती रही। जब मामला बर्दाश्त से बाहर हुआ तो मैंने फैसला किया कि उठकर खिड़की से देखती हूँ कि कौन इस वक्त रो रहा है। मैं अपने बिस्तर से बाहर निकली और जैसे ही पर्दा हटाकर देखा तो हमारे बरामदे में एक बच्ची मौजूद थी, जो सिसकियां भर भर कर रो रही थी। अब जो बच्ची रो रही थी वो हूबहू मेरी खाला की सबसे छोटी बेटी की तरह दिखती थी, जो हमारे साथ वाले कमरे में सो रही थी। उसका कद काठ जिसामत देखकर यही अंदाजा हो रहा था कि ये वानिया है। वानिया मेरी खाला की सबसे छोटी बेटी का नाम है। पहले तो मैं काफ़ी हैरान हुई कि ये बाहर कैसे गई। इसे तो मेरे सामने खाला ने सुलाया था, जो 10 बजे की सो गई थी। यहाँ कैसे पहुंची? अब जो मेरी कज़न मेरे कमरे में सोई थी, मैंने उसे फ़ौरन नींद से जगाया और कहा कि बाहर बरामदे में वानिया रो रही है, मेरे साथ चलो, उसे अंदर लेकर आते हैं। मेरी कज़न, जो गहरी नींद में थी, आंखें मलते हुए उठी। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या बोल रही हूँ। फिर जब उसने वो रोने की आवाज़ सुनी तो मुझसे कहने लगी, यार ये कौन रो रहा है? मैंने कहा, मैं यही तो कह रही हूँ कि वानिया रो रही है। हम दोनों ने खिड़की से बाहर देखा तो वानिया वहीं मौजूद थी, जो अब काफ़ी ऊंची आवाज़ में रो रही थी। हम दोनों कमरे का दरवाज़ा खोलकर जब बाहर पहुंचे तो बरामदे में किसी बच्ची का नामो निशान तक नहीं था।
اب نہ تو وہاں کوئی بچی موجود تھی اور نہ ہی کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ روتی ہوئی بچی ایک پل میں غائب ہو چکی تھی۔ ہم نے ڈرتے ڈرتے برآمدے کے علاوہ گھر کا صحن بھی چیک کیا، لیکن ہمیں وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ جب ہم واپس اپنے کمرے میں پہنچے تو ہمیں ایک عجیب سی ہنسی کی آواز سنائی دی، جسے سن کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا جیسے کسی نے ہمارے ساتھ شرارت کی ہو۔ کمرے میں پہنچتے ہی ہم نے بیچ کا دروازہ کھولا تو سامنے وانیہ خالہ کے ساتھ گہری نیند سو رہی تھی، جس کے بعد ہمیں اندازہ ہو گیا کہ وہ بچی غیر مرئی مخلوقات میں سے تھی جو ہمیں تنگ کرنے وہاں آئی تھی۔ ہم اتنا ڈرے کہ خوف کے مارے اپنا کمرہ ہی چھوڑ دیا، وہاں سے اپنے سارے بستر اٹھا کر خالہ کے کمرے میں آ گئے اور جو زمین پر جگہ خالی تھی وہاں بستر بنا کر سوئے۔ پچھلے سال مارچ کے مہینے میں میری نانی کی آنکھوں کا آپریشن ہوا، تو ان دنوں میری امی نانی کے ہاں رہ رہی تھیں، جبکہ ہم باقی بہن بھائی گھر میں ہی تھے۔ جیسا کہ میں سٹوری کے آغاز میں بتا چکی ہوں کہ نانی کا گھر ہمارے گھر سے قریب ہی ہے، تو ہم دن میں چکر وغیرہ لگا لیا کرتے۔ میری امی نانی کی دیکھ بھال کے لیے وہاں تھیں۔ نانی کو ہم نے بہت کہا کہ ہمارے گھر آ جائیں، لیکن ان کا کہنا تھا کہ میرا دل نہیں لگے گا، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ اس لیے ہم نے انہیں فورس نہیں کیا، کیونکہ ہم ان کی طبیعت سے بہت اچھی طرح سے واقف تھے۔ مجھے اچھے سے یاد ہے جمعے کا دن تھا، میں اپنی نانی کے گھر پر موجود تھی۔ ہمارے کچھ رشتہ دار جو کہ نانی کی عیادت کے لیے آ رہے تھے کچھ دیر میں پہنچنے والے تھے۔ میری امی نے بریانی بنائی اور ساتھ میں کچھ گوشت کا سالن۔ دوپہر 2 بجے کا وقت تھا، انہوں نے جیسے ہی آنا تھا ہم نے کھانا لگا دینا تھا، کیونکہ وہ صبح کے چلے ہوئے تھے اور ایک لمبا سفر طے کر کے آ رہے تھے۔ میں نے اپنی امی کے ساتھ کچن میں ہیلپ کروائی اور پھر وقت آیا جب کھانا بن کر تیار ہو گیا۔ امی اور میں کچن میں ہی کھڑے تھے، بریانی دم پر تھی کہ اسی دوران نانی نے آواز لگا کر میری امی کو بلایا۔ امی مجھے یہ کہہ کر نانی کے پاس چلی گئیں کہ بریانی کا دم پورے 10 منٹ بعد کھول دینا۔ میں جو کہ اس معاملے میں بہت پابند ہوں، 1 منٹ کا بھی خیال رکھتی ہوں۔ میں کچن کے دروازے پر کھڑی سکرولنگ کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ میری نظر ٹائم پر تھی۔ پورے 10 منٹ گزرنے کے بعد جب میں نے بریانی کا دم ہٹایا تو رضوان بھائی اس پتیلے میں چاول کا ایک دانہ بھی نہیں تھا، جسے دم پر لگائے زیادہ دیر بھی نہیں ہوئی تھی۔ اسی وقت امی کو بلایا، میرا تو جیسے دماغ ہی کام کرنا بند کر گیا ہو۔ امی آئیں، یہ سب دیکھ کر بہت حیران ہوئی، کیونکہ اس پتیلے میں 10 سے 15 لوگوں کا کھانا تھا۔ وہ اچھے سے جان چکی تھیں کہ یہ سب کس نے کیا ہے، لیکن اس وقت ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے۔ کافی دیر میں اور امی خاموش ہو کر ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ واقعی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوگا۔ ایک طرف چاول غائب ہو جانے کی پریشانی اور دوسری طرف مہمان پہنچنے والے تھے۔ میرا بھائی جسے تندور سے روٹیاں لینے کے لیے بھیجا تھا، وہ روٹیاں لے کر گھر آ گیا۔ پھر ان روٹیوں کو دیکھ کر ہمیں یاد آیا کہ ساتھ والے پتیلے میں تو سالن تھا۔ اب جیسے ہی اس پتیلے کا ڈھکن ہٹایا تو رضوان بھائی وہ بھی بالکل خالی تھا، ایسے جیسے اس میں کبھی کچھ بنا ہی نہ ہو۔ ہماری ساری محنت ضائع چلی گئی۔ جو کچھ بنایا تھا اس گھر میں رہنے والے جنات کھا گئے تھے۔ پھر مہمان پہنچے تو ابو کو فون کر کے فوری بازار سے کھانا منگوانا پڑا۔ یہ بات جب میری نانی کو پتہ چلی تو ساری تفصیل سننے کے بعد نانی کا ریئیکشن ایسے تھا جیسے وہ کچھ بھول گئی ہوں، کیونکہ یہ سب سنتے ہی انہوں نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ پھر نانی نے بتایا کہ میں ہمیشہ چولہے کے نیچے کوئلے کا ٹکڑا رکھتی آئی ہوں، اس طرح جو بھی کچن میں بنتا ہے محفوظ رہتا ہے۔ لیکن اس بار جب کچن کی صفائی کی تو غلطی سے وہ کوئلے کا ٹکڑا بھی ساتھ ہی چلا گیا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ دوبارہ سے رکھوں گی، لیکن میرا آپریشن ہوا تو میں کچن کے کام بھول گئی اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جس دن یہ واقعہ پیش آیا تھا اس دن رات کے وقت ہمارے گھر کے صحن میں کوئی مخلوق آئی تھی جو ڈھیر ساری ہڈیاں پھینک کر گئی تھی۔ صبح گھر کے صحن میں بہت ساری ہڈیاں ملی تھیں۔ اس وقت گھر میں جو مہمان آئے تھے ان میں سے ایک خاتون نے ایک عورت کو دیکھا تھا جو صحن میں ہڈیاں پھینک رہی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ مجھے رات کے وقت باہر کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ جب میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو کوئی عورت تھی جو ہڈیاں پھینک رہی تھی، جس کے بعد وہ اچانک غائب ہو گئی۔ یہ میری نانی کے گھر کے واقعات تھے، ایسے واقعات جو میری آنکھوں کے سامنے پیش آئے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اسے اپنی ایپیسوڈ میں ضرور شامل کریں گے۔ اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کے آخری واقعے کی جانب، جو کہ ہمارے ایک لسنر کیسر جاوید نے سرگودا سے بھیجا ہے۔ آئیے سنتے ہیں انہی کی زبانی۔ السلام علیکم۔ آج میں جو واقعہ آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ میرے دوستوں کے ساتھ 2018 میں پیش آنے والا ایک سچا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ میرے دوست ذیشان نے مجھے سنایا تھا، جو اب میں اسی کی زبانی شیئر کرنا چاہوں گا۔
मेरा नाम ज़िशान है। मुझे अपने यार दोस्तों के साथ घूमने फिरने का बहुत शौक रहा है। ये रहा है से क्या मतलब है ये आपको स्टोरी के एंड में पता चलेगा। मैं शहर सरगोदा का रहने वाला हूँ। मुझे घूमना फिरना बहुत पसंद था। मैंने अपने यार दोस्तों के साथ एक छोटी सी पार्टी का प्लान बनाया। ये 2018 का वाक़या है जब गर्मी अपने अरूज पर थी। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि यार हम ऐसा करते हैं कि 3 पुल वाली नहर पे चलते हैं। सब दोस्त वहाँ नहाएंगे और नहाने के बाद बारबेक्यू भी करेंगे। अगले ही दिन हम दोपहर करीब 2 बजे तक सामान लेकर नहर की तरफ निकल पड़े। ये सरगोदा की बहुत मशहूर नहर है, 3 पुल वाली। जो भी ये स्टोरी सरगोदा से सुन रहा होगा वो मेरी बात से ज़रूर इत्तेफाक करेगा। खैर, हम सब दोस्त नहर पर पहुंच गए। सबने खूब नहाया, खूब एंजॉय किया, खूब छलांगे लगाई, क्योंकि वहाँ 3 नहरें हैं, छोटी बड़ी 3 अलग अलग धारें। कभी हम एक नहर में नहाते, कभी दूसरी में। ऐसे ही यार दोस्तों की गैदरिंग में वक्त गुजरता रहा और शाम हो गई। जब शाम हुई तो हमने सोचा चलो अब बारबेक्यू का इंतज़ाम किया जाए, जो कि सामान हम साथ ही लाए थे। शाम का मंजर कुछ अलग ही था। नहर के साथ वीरान ज़मीनें और नहर की साइडों पर दरख्त ही दरख्त, इतने कि एक किस्म का जंगल सा लगता था। हमने अंगीठी निकाली, चटाई बिछाई, सब दोस्त बैठकर गप्पें लगाने लगे। मेरा दोस्त अजान बारबेक्यू की तैयारी में लग गया। हम 6 दोस्त थे और काफ़ी दिनों बाद इकट्ठे मिल रहे थे, इसलिए बहुत मज़ा आ रहा था। हमने खूब बातें की, एक दूसरे के काम काज के बारे में, ज़िंदगी के बारे में। ऐसे ही ये क्वालिटी टाइम गुजरता रहा और इतने में हमारा बारबेक्यू बनकर तैयार हो गया। हमने वो खाया, खूब एंजॉय किया। खाने के बाद हम फिर बातों में लग गए। बारबेक्यू तैयार करने और खाने में तकरीबन रात के 10 बज चुके थे। नहर के किनारे के साथ महकमा नहरियात का एक वीरान दफ्तर था, जहां हम बैठकर गैदरिंग कर रहे थे। वहां पर एक बल्ब जल रहा था, जिसके नीचे हमने चटाई और अंगीठी वगैरह लगाकर बैठक बनाई हुई थी। जो भी हड्डियां वगैरह बची थीं वो हमने एक साइड पर फेंक दी थीं। हम दोस्त अपनी बातों में मसरूफ़ थे कि हमें अचानक ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई हड्डियां चबा रहा हो। बहुत आहिस्ता सी आवाज़ थी, लेकिन क्योंकि वहाँ वीरानी थी और सकूत बहुत ज़्यादा था, हमारी बातें थोड़ी हल्की हो गई थीं, तो वो चबाने की आवाज़ साफ हमारे कानों में आने लगी। हम सब दोस्त अचानक खामोश होकर उस आवाज़ पर गौर करने लगे। वो आवाज़ वाकई किसी के चबाने जैसी थी। हमें से एक दोस्त बहुत बहादुर था। वो कहने लगा, यार कोई जानवर भी हो सकता है, कुत्ता या बिल्ली, कुछ भी। मैं देख कर आता हूँ, तुम बैठो। शायद वो हमारी नज़र में खुद को बहादुर दिखाना चाहता था, क्योंकि वो हड्डियाँ हमने ज़्यादा दूर नहीं फेंकी थी। वो उठकर उस तरफ चला गया। फिर हम हल्की फुल्की बातों में लग गए। 5 मिनट गुजरे, फिर 10 मिनट गुजरे, लेकिन वो वापस नहीं आया। मेरा दोस्त तैयब बोला, यार इरफान अब तक नहीं आया, कहाँ चला गया है? हमने पहले सोचा कि शायद वो हाजत के लिए किसी तरफ बैठ गया होगा, इसलिए हम फौरन उसके पीछे नहीं गए। लेकिन अब तो 10 मिनट हो चुके थे। हम सब दोस्त उठकर साइड की तरफ चले गए जहाँ वो गया था, लेकिन वहाँ वो था ही नहीं। हम सब परेशान हो गए कि यार ये तो यहीं आया था, फिर कहाँ गया? हमने आवाज़ लगाना शुरू की, इरफान इरफान, अगर तुम मजाक कर रहे हो तो मत करो, हम बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हैं। हम आवाज़ लगाते हमारी ही आवाज़ वापस गूंज कर हमारे कानों में आती, लेकिन इरफान का कोई पता नहीं चलता था। हम ढूंढते ढूंढते काफ़ी आगे निकल गए। हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि इरफान को ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। करीब 15 मिनट तक हम चलते रहे, पुकारते रहे। आखिर हमें झाड़ियों में इरफान बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ मिला। हम सब दोस्त भागकर उसके पास पहुंचे। फिर एक दोस्त को कहा, जाओ नहर से पानी लेकर आओ। वो पानी ले आया। हमने इरफान के मुंह पर छींटे मारे कि शायद उसे होश आ जाए, और फिर कुछ देर बाद उसे होश आया। हमने फौरन पूछा, इरफान क्या हुआ तुम्हारे साथ, तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? इरफान ने थोड़ी देर तो सांस संभाली, फिर कहानी सुनाना शुरू की। वो बोला, मैं उठकर वहाँ पहुँचा जहाँ हमने हड्डियाँ फेंकी थीं, तो देखा कि एक औरत वहाँ झुककर वही हड्डियाँ चबा रही है। काले कपड़ों में वो औरत बैठी हुई थी, बाल उसके बिखरे हुए थे। मैंने उसे आवाज़ दी, कौन हो तुम? लेकिन जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। डर के मारे मेरा गला ही बंद हो गया। मैंने चीखने की कोशिश की कि मेरी आवाज़ तुम सब तक पहुँच जाए, लेकिन मैं जितना भी जोर लगाता आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मैंने देखा कि वो औरत वहाँ से उठी। उसके पाँव ज़मीन से ऊपर थे, जैसे हवा में लटक रहे हों। वो सीधा मेरी तरफ दौड़ती हुई आई। उसने मुझे गले से पकड़ा और घसीटना शुरू कर दिया। वो घसीटते घसीटते मुझे यहाँ तक ले आई। मैं बिल्कुल बेबस था। पता नहीं कब मेरी होश उड़ गई।
बस ये सुनना था कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हम सब दोस्तों ने वहां से फौरन निकलने का फैसला किया। हम जितनी जल्दी हो सकता था वापस अपनी जगह पर आए, सामान उठाया, अंगीठी बुझाई, चटाई समेटी और अपनी अपनी मोटरसाइकिल्स पर बैठ गए। जैसे ही हम निकलने लगे, पीछे से एक बहुत ही खौफनाक चीख सुनाई दी और उसके साथ ही एक ऐसा कहका गूंजा कि दिल हमारा खौफ से लरज उठा। हमने तो वो चुड़ैल नहीं देखी थी, देखने वाला तो इरफान ही था, लेकिन उसकी बताई हुई आवाज ने ही हमारा दिल हिला कर रख दिया। इरफान की तो वैसे ही बहुत बुरी हालत थी। हमने वो वीरानी वाली जगह जितनी जल्दी हो सकती थी छोड़ दी। जब तक हम ट्रैफिक वाली आबादी वाली साइड तक नहीं पहुंच गए, हमें ऐसा लगता रहा जैसे हमारे पीछे कोई भाग रहा हो, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि पीछे मुड़कर देखें। ये एक सच्चा खौफनाक वाक़या है, जिसके बाद मैंने रात को बाहर टाइम स्पेंड करना तकरीबन छोड़ ही दिया है। अगर आपको ये वाक़या अच्छा लगा हो तो अपने चैनल पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये सिर्फ स्टोरी ही नहीं, सुनने वालों के लिए एक सबक भी है कि कुछ वीराने रात को अच्छे नहीं होते। ये मेरा वाक़या था, सोचा आपसे शेयर कर दूं। अल्लाह ताला आपको खुश और सलामती से रखे, आमीन। मैं आज के वाक़यात भेजने वालों का दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारी एपिसोड का हिस्सा बने। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई हो और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मज़ीद एपिसोड्स मैं आप सबके लिए लाता रहूं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे होगा ये कि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल जाएगा और मेरी हर एपिसोड आप सब तक आसानी से पहुंच पाएगी। आप सब नीचे दिए गए नंबर पर अपनी स्टोरी शेयर कर सकती हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, जल्द ही नए एपिसोड के साथ हाजिर हूँगा। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।